नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में है अमरावती के माजी पालक मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे, जो भाजपा के नेता है और वर्तमान में अभी चुनाव की गड़बड़ है ही। साथ में पिछले हमने देखा कि 2 महीने में अमरावती में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया, जहां भाजपा पूरी बैकफुट पे दिख रही थी। लेकिन नवंबर में अमरावती में हुए दंगे के कारण भाजपा अमरावती महानगर पालिका में उभरते हुए दिख रही है। क्या दंगे का फायदा चुनाव में होता है, हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको देखा कि अमरावती के पालक मंत्री के नाते उसके बाद में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हुए, कभी ग्रामीण में किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, कभी राणा के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए, कभी शिवाजी के पुतले के लिए लड़ते हुए, औरंगजेब का पुतले के बारे में बोलते, इन सब चीज़ों के पीछे राजनीतिक मंशा क्या होती है? क्या खुद का आपको प्रचार करना होता है या कोई पार्टी की तरफ से ऐसी धाराएं होती है? राजनीति में हूँ तो राजनीति तो करना ही है जी। लेकिन जो लोगों की समस्या रहती, या तो लोगों के जो प्रॉब्लम जो अपने को फेस करने पड़ते हैं, उसके ऊपर जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हितकारी है, उसके लिए बेझिझक बोलना, ये मैं कर्तव्य समझता हूँ। और बेझिझक काम करना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ना तो कोई दबाव डाल सकता है, ना तो कोई मुझे डरा सकता है। तो उसकी वजह से जो भी आपने घटनाएं बताई, अमरावती की 12-13 नवंबर रहे, किसानों के बारे में रहे, या राणा के कोई अच्छे काम हो गए तो उसको सहकार्य करने के लिए ही रहे, तो मैं वो बेझिझक करता हूँ और बेझिझक बोलता हूँ। क्योंकि वो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसने तो भी समाज के लिए आगे आना चाहिए। आपको लगता नहीं कि ये पुतले का मुद्दा और ये दंगे के अलावा अमरावती के विकास के लिए बहुत सारे कार्य हैं जिसके लिए आपने बोलना चाहिए, और आप दंगे में और पुतले में उलझ के रह जा रहे हो? बहुत सारी विकास की बात है जो होनी चाहिए, जिसका ध्यान आपने सरकार की तरफ लाना चाहिए। एकदम सही बात है। यानी अभी ये सरकार आने के बाद में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर आ गई। उसके बाद में उन्होंने पहले ही भाषण में बोला था कि मेरे खीसे गर्म करने हैं, खीसे गर्म होने के बाकी है जी। अब मुझे पता नहीं ये 2 साल में उनके खीसे गर्म हुए कि नहीं हुए, लेकिन अमरावती वालों को ये 2 साल में कुछ भी नहीं मिला। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ही बता सकती है कि अमरावती के टेक्सटाइल पार्क में, वो पहले भी आमदार थी, उस वक्त बोलती थी कि ये मैंने लाया, ये मैंने लाया। अब ये 2 साल में एक नया तो भी प्रोजेक्ट आया क्या? एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। महिला बाल कल्याण विभाग उनके तरफ है, महिलाओं के रोजगार के लिए एक तो भी प्रोजेक्ट पालक मंत्री ने लाया। मोजरी विकास आराखड़ा जिसका वो ढिंडोरा पीटती है, उसके लिए पैसे सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने दिए। वलगांव का जो विकास किया गया गाडगे महाराज जी का, वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी ने दिए। जैसे आप बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने पैसे दिए, कोई भी रहे, सरकार जब बदलती है तो पिछले काम भी आगे बढ़ते हैं। अब देवेंद्र जी फडणवीस से दिया, निश्चित रूप से सरकार के फंड में से दिया होगा, तो देवेंद्र फडणवीस का खुद का व्यक्तिगत फंड तो होगा नहीं। वही मैं बताता हूँ कि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर पालक मंत्री रहने के बाद में अमरावती के विकास में कौन सा योगदान है? नहीं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? क्या जैसे आज पालक मंत्री, दिमाग में पालक मंत्री और सुलभा खोड़की दोनों झगड़ रहे। आया अमरावती का मेडिकल कॉलेज, आप भी थे ना अमरावती के मेडिकल कॉलेज के कृति समिति में। पिछले 2 साल पहले ही उन्होंने बोला था कि ये बजट में पैसे डालेंगे, ये बजट में दिया। कहाँ गया मेडिकल कॉलेज? नहीं, अब ठीक, चलो मेडिकल कॉलेज की बात लेते हैं। मेडिकल कॉलेज का काम कहाँ रुका? आप आगे तक गए थे, हम तो आपकी कृति समिति आपको समर्थन के लिए साथ में थे कि अमरावती मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन कहाँ जाकर काम रुका? और उसमें पालक मंत्री की क्या गलती हुई जो करना चाहिए था मेडिकल कॉलेज आ जाता? बेसिक बात ऐसी है कि देवेंद्र जी के वक्त और इस वक्त ये फ़र्क है कि देवेंद्र जी के वक्त अमरावती रहे, विदर्भ रहे, उसके लिए फंड आता था। अब ये सब गुलाम है ना, ये सब गुलामी कर रहे। पालक मंत्री रहे या आमदार रहे, ये सब गुलामी कर रहे। तो उसके वजह से इनमें ये धमक ही नहीं है कि अमरावती के डेवलपमेंट के लिए अमरावती का मेडिकल कॉलेज रहे, अमरावती में कोई इंडस्ट्री लाना रहे,
इवन रोड के लिए भी मुझे बताओ, नितिन जी गडकरी जी ने रोड जो बनाए, जो पैसा लाया, उसके अलावा क्या लाया पालक मंत्री ने? कहीं पूरे जिले में पालक मंत्री का जिम्मा तो ये रहता है। इतना बड़ा अकाल यानी अवकाली बारिश हुई, कहाँ पालक मंत्री ने अमरावती जिला दुष्कालग्रस्त घोषित किया? कितने लोगों को पीक बीमा मिला? यानी एकदम निष्क्रिय, सिर्फ अपने को पालक मंत्री पद जो मिला है सिर्फ वो खिसे गर्म करने के लिए, जब इनके दिमाग में वो रहता है। अच्छा, इतना ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है कि अमरावती में उनके तिवसा मतदार संघ से लेके तो अमरावती में सभी धंधे, आपको भी मालूम है आपके शहर में कौन से धंधे चलते हैं, तो रेती का धंधा इनके आशीर्वाद से, गुटखे का धंधा इनके आशीर्वाद से, यानी सिर्फ कौन से भी मार्ग से खिसे गर्म करने के सिवाय। और उसका ही परिणाम है ना 12-13 का जो हुआ ना, ये इनका जो है क्रिमिनल को जो प्रोटेक्ट करने की जो कोशिश रहती है पालक मंत्री या कांग्रेस या राष्ट्रवादी शिवसेना के शासन की, उसका परिणाम था 12 तारीख को 40,000 लोग निकल के आए और उन्होंने तोड़फोड़ की। क्या हिम्मत रहती थी? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मुझे बताइए, आप यदि कहते हैं कि ये पालक मंत्री के कारण हुआ, कांग्रेस के कारण हुआ, सरकार के कारण हुआ, ओवरऑल यदि दंगे पे नज़र डाली जाए, जैसे आपने भी नज़दीक से देखा, मैंने भी नज़दीक से, कांग्रेस का इसमें पूरा नुकसान, कहीं फायदा तो होते हुए दिख नहीं रहा, क्यों करेंगे ऐसा वो? देखो क्या है, कांग्रेस का नुकसान फायदे का नहीं बता रहा मैं। नहीं, कोई भी जैसे आपने शुरुआत में कहा कि राजनीति करना है तो राजनीतिक फायदा देखेंगे करके। आपको बताता हूँ, एक उनके जहन में, मुस्लिमों के जहन में ये आ गया है कि हमको प्रोटेक्ट करने वाली हमारी कांग्रेस आज सत्ता में है। उसके वजह से 40,000 लोग कोई परमिशन लिए बिना कोरोना के काल में वहाँ तक जाते हैं। किसने परमिशन दी थी? कहाँ गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो? और वहाँ तक जाने के बाद में इरविन चौक से लेके तो इतवारा तक जितने भी हिंदुओं के दुकान होंगे, यानी एक्स गार्डियन मिनिस्टर जगदीश गुप्ता का भी दुकान वो फोड़ सकते हैं, इतनी हिम्मत कर सकते हैं। ये किसके बदौलत? ये बदौलत, इसके बदौलत कि हमारे लिए दौड़ के आने वाले ये कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के लोग हैं। और उसके बाद में भी क्या हुआ? वो दुकानों पे नहीं गई फोड़ने वाले, लगे तो बाकी के लोगों को समझाने के लिए गई। मुझे बताओ, 12 तारीख को वो लोगों को अरेस्ट करते थे तो 13 का माहौल भी नहीं होता था जी, और 13 की रिएक्शन भी नहीं होती थी। अब ये लोगों को, मुस्लिम लोगों ने यह गुरुइति पकड़ा है, मन में पकड़ा है कि ये तो हम रेती के धंधे करेंगे, हम गुटखे के धंधे करेंगे, हम जुआ चलाएंगे, हम दादागिरी करेंगे। आज तक हमारी दादागिरी चित्रा चौक तक थी, अब इरविन चौक तक दादागिरी फैलाएंगे। हमको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमको रोकने वाली हमको प्रोत्साहन यानी प्रोटेक्ट करने वाली एक ताई पालक मंत्री है और दूसरी ताई आमदार है। तो और दोनों में होड़ लगी, बताता ना आपको, दोनों में होड़ लगी है कि ये मुस्लिम के वोट किसको मिलेंगे। ये राजनीति उनमें चल रही है, यानी ये राष्ट्रवादी वाले चाह रहे कि हमारे तरफ ही आनी चाहिए और पालक मंत्री चाह रहे कि कांग्रेस की तरफ आनी चाहिए। वो सिर्फ मुस्लिम वोटों को खुद के पलड़े में लाने के लिए राजनीति के कारण अमरावती का वातावरण खराब हो रहा है। नहीं, आपकी सारी बात समझी, सारी बातें देखी हुई है। जैसे आपने कहा कि सारे धंधे अभी उन मुसलमानों के होने चाहिए, जैसे आपने कहा, क्या देवेंद्र फडणवीस के काल में ये धंधे अपने पास में थे? बिल्कुल अंकुश था। नहीं, क्या रेती आती नहीं थी? क्या उस टाइम सट्टा चलता नहीं था? क्या उस टाइम जुआ चलता नहीं था? क्या उस टाइम डुका बंद था? ये सब चीजें उनके काल में बंद थी क्या? मैं बात कर रहा हूँ 2 सरकारों की, अमरावती की बात नहीं, 2 सरकारों की बात कर रहा हूं। आपको इसका जवाब देता हूँ। क्या था कि रेती के घाट के हर्रास देवेंद्र फडणवीस के काल में होते थे जी। अब इन्होंने हर्रास ही बंद कर दिए। पूछो उनको तिवसा के घाट हर्रास हुए क्या, वरुड़ के घाट हर्रास हुए क्या? वहाँ से फुकट में रेती लाने का काम पूरा अमरावती में। आज आप नागपुर रोड से जाओ, ये रोड से जाओ, रात को भी, अभी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रात को भी आप खोद सकते हैं रेती। यानी उनको रॉयल्टी लेके रेती लाना वो देवेंद्र फडणवीस के काल में थी। अब विदाउट रॉयल्टी करोड़ों रुपए किसके खिसे गर्म हो रहे वो सच में ढूंढना चाहिए। लेकिन करोड़ों रुपए का माल दोनों रास्ते से आता है, बिना रॉयल्टी का आता है
अभी तो रात में भी आता है, क्योंकि इन्होंने रेगुलराइज कर दिया। जो पुलिस वाला उसको पकड़ेगा उसको भी बाजू में कर डालते, जो तहसीलदार सुनेगा नहीं उसको भी बाजू में कर डालते। तो अब उनको लग गया है ये सब चीज़ों के लिए हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती। 2 नंबर का पैसा आ गया कि मस्ती भी चढ़ जाती। वो मस्ती 12 तारीख को दिख गई। महाराष्ट्र में भी आपकी ताकत बराबरी की, कहीं भी मुझे लगता नहीं कि विपक्ष के नाते आप लोग कमज़ोर पड़ते हो। आप चूंकि भले आमदन हो, लेकिन एक विपक्ष के नेता के रूप में अमरावती में काम कर रहे हो। आप लोग इन चीज़ों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बंद कराते? आपको दिख रहा है कि रेती गलत आ रही है, गुटखा गलत आ रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो क्यों नहीं आप हिंदुत्व के आंदोलन के लिए सामने आते हो, आप पुतला बैठाने सामने आते हो? ऐसे आंदोलन के लिए क्यों एकजुट नहीं होते आप लोग? अब बताइए ना, तिवसा में जो रेती का जो हुआ उसके बारे में आंदोलन हुआ, वहाँ के सरपंच ने आंदोलन किया, तो उसके अगेंस्ट में केसेस लगा दी। अब ये परसोड़ा गांव के पास में वो ट्रैक्टर वाले डिमांड कर रहे हैं कि भाई बड़ी वो ब्लास्टिंग कर नहीं सकते, उसको लाइसेंस भी नहीं है। राणा ने भी आंदोलन किया उसके अगेंस्ट में, लोग भी आंदोलन कर रहे, हाई कोर्ट में जा रहे। पालक मंत्री को नहीं दिखता है, कलेक्टर को नहीं दिखता, लेकिन सबके मुंह बंद है। नहीं, आपके क्यों बंद है? नहीं, हमारे कहाँ बंद है? हम तो गुटखे के खिलाफ भी बोल रहे, हम तो रेती के खिलाफ भी बोल रहे, आपके सामने भी बोल रहे, उसका सवाल ही नहीं। हम तो 10 बार बोल रहे कि भाई ये शासन का काम है कि इसके ऊपर अंकुश रखना। अब ये अंकुश रखने का काम, पैसा इतना प्यारा है इनको, इनके खिस्से पूरे तरह 5 साल तक गर्म करने के लिए ये सरकार में बैठे। अब क्या उसके घर के सामने जाके रोज आंदोलन करें हम? नहीं, उनके घर के सामने हम तो बार बार तहसील वालों को, बार बार पुलिस वालों को बार बार कर रहे, इत्तला कर रहे, बार बार उनको बता रहे कि भाई ये बंद होना चाहिए। अब जो लोग आंदोलन करने की कोशिश करते, जो लोकल लोग, उनको दबाने की कोशिश करते। आज भी वरुड़ में आमदार के नज़दीक के ट्रैक्टर हमारे लड़कों ने पकड़वा के दिए। 2 ट्रैक्टर अंदर है, बार बार फ़ोन जाते हैं ये लोगों के, वो तहसीलदार को हमने भी फ़ोन किया कि ये ट्रैक्टर नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि ये पूरी नदी खाली कर रहे। अब जब हमारे ख्याल में आता है तब हम भी एक्शन लेते हैं। मैंने मूल प्रश्न पूछा था कि आपका राजनीतिक में किस प्रकार से आपको अपना खुद का विकास राजनीति में करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, ये हर सरकार में चलती रहेंगी, करने का तरीका अलग है। इनको देखते हुए विकास की रूपरेखा तो नहीं बदल सकती। नहीं, विकास के लिए तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, चूंकि आमदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है अमरावती जिले की आपकी भी। बराबर है। तो हम अभी काश्तकारों की लाइन काटने का काम शुरू हो गया। अब कृषि पंप की अभी इस वक्त आंबिया बाहर फोड़ना है, इस वक्त चने को पानी देना है, गेहूं को पानी देना है। और ये उल्टे दिमाग की सरकार अभी सभी काश्तकारों के कृषि पंप तोड़ने लगी। कृषि पंप तोड़ने के साथ में पूरे काश्तकार की ज़िंदगी 1 साल के लिए बर्बाद हो जाएंगी। अब उसके लिए आंदोलन कर रहे तो हम ही कर रहे, आंदोलन भी इतने ताकत से कर रहे कि खुद वहाँ पे जाके आंदोलन कर रहे और उनको पूरी डीपी जोड़ने का काम करने को दे रहे। अब मुझे तो समझता नहीं कि ये क्यों इतने ऐसे गुलामी जैसे बर्ताव कर रहे हैं। यानी पालक मंत्री रहे, बच्चू कडू रहे। अब बच्चू कडू का तो कल सुना होगा ना आपने कि वो अधिकारी को बोला कि मैं काश्तकार को बोलूँगा कि तू जला ले। और काश्तकार ने जला लेने की सलाह देने के बजाय मंत्री जैसा काम करो। नहीं, मंत्री जैसा काम करते होंगे तो काश्तकार को बोलो मत जलाओ खुद को करके। इतनी ताकत है तो खुद जला लो। नहीं, इसमें यानी किसी के कंधे पे बंदूक रख के तुम सरकार चला सकते? अभी डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अपन सिर्फ सरकार के कार्यों की टीका करेंगे या कुछ डेवलपमेंट के लिए रास्ते भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। जैसे आपने बताया कि भाई कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई ये नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए था आपकी नज़र? समझो आप पालक मंत्री रहते तो क्या क्या करते थे? आपको भी समझ पहले तो मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जगह दी थी। अभी भी देख लो, कलेक्टर ऑफिस में जाके पूरी उसकी मीटिंग हुई, मेडिकल कॉलेज के लिए जगह सैंक्शन हुई। उसके बाद में जो ठप पड़ा उसके लगे तो उसके बाद में के जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए निधि आईएमसी की तरफ चले गए। ये लोग जाके क्यों नहीं बैठते कि हमारी अमरावती है, हमारा विदर्भ है,
हमारी मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ये तो कोरोना काल में पैसे आए, उसकी उस वक्त वो बहाने से तो मंजूर हो जाता था। अब टेक्सटाइल में जितनी इंडस्ट्रीज उस वक्त लाई, उसके बाद में बताओ एक तो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ क्या? MOU तो पहले से ही हुए, देवेंद्र फडणवीस के काल में हुए, फॉलोअप कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। एक तो भी नया प्रोजेक्ट ये 2.5 साल में अमरावती में आया हुआ बताओ? नहीं डॉक्टर साहब, 2 साल तो पूरा कोरोना के से लड़ते गया। अब उसमें हम 2.5 साल में नए प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि कोरोना सबसे बड़ी लड़ाई सामने सबके आ गई थी। हर व्यक्ति कोरोना में उलझा होता, आज भी फिर वापस कोरोना में उलझे हुए। इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले जान है तो जहान है वाली बात थी। कोरोना सिर्फ अमरावती के लिए था क्या? मुझे बताओ, बारामती में, वो पूना में जो नए नए प्रोजेक्ट डाल रहे, वहाँ का मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया। कोकण में का भी मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया। उस वक्त कोरोना नहीं था क्या? अब वहाँ पे मिल सकता है क्योंकि धमक है उनमें, इनमें धमक नहीं है। कितने सालों से आपको लगता है कि अमरावती वालों में धमक नहीं है करके? कितने सालों से? इससे कौन मुझे बताओ देवेंद्र फडणवीस की सरकार, फडणवीस भी थे जब अमरावती उनका ननिहाल था, कितना क्या डेवलपमेंट हुआ? एक रोड छोड़ दीजिए कि रोड तो पूरे ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर बने हुए सीमेंट के रोड बने हुए, वो बाकी आप बताइए ना कि देवेंद्र फडणवीस, आपको बताता हूँ ना, देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के पहले पूरी MIDC खाली पड़ी थी। आज जो वहाँ पे इंडस्ट्री दिख रही, टेक्सटाइल पार्क दिख रहा, वो किसके बदौलत हुई? वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बदौलत हुई। पूरी MIDC खाली थी। कितने कांग्रेस की सरकारें आई? देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के पहले पूरे सिंचन के प्रकल्प बंद पड़े हुए थे। अभी सिंचन के प्रकल्प, वो बड़ीराजा जल संजीवन जो योजना थी, उसमें पूरे सिंचन के प्रकल्प हो रहे, यानी पूरे हो गए। और आपको बताता, अभी पालक मंत्री बोलती है कि घर घर में पानी देंगे, मैंने 300 करोड़ रुपए लाए। वो भी 2 साल लेट हुआ, क्योंकि जल जीवन मिशन के पैसे तो पहले से आए, नंबर उधर से पहले से लगा लेकिन अभी उसके नाम से क्रेडिट लेने का काम शुरू है। देवेंद्र फडणवीस के काल के पहले पूरा बैकलॉग कृषि पंप का था, यानी 5 साल से वेटिंग लिस्ट थी। कोई काश्तकार को एग्रीकल्चर पंप नहीं मिलता था, नए DP नहीं डाली जाती थी, नया सब स्टेशन नहीं था। अपने यहाँ के MIDC का जो MSCB का जो 110 मेगावाट का है, वो भी नहीं था। अब ये किसने किए? सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का काम हुआ। इन्होंने बताओ अभी 2.5 साल में या ये 5 साल के पहले भी क्या करके बताया? उनको भी बुलाओ और उनको भी पूछो क्या किया। तो इनका सिर्फ एक ही काम है, वोट के लिए मुस्लिमों की हाजी करना। चाची कैसी है, चाची तुम्हें कुछ तकलीफ हुई क्या? लेकिन उस वक्त ही उन्होंने सोचना चाहिए कि ये अमरावती में मुस्लिमों के सिवाय बहुत सारा हिंदू वर्ग रहता है, वहाँ के युवा रहते हैं, महिलाएं रहती है। उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए आपका योगदान क्या है? बिल्कुल ही 0 बजट सन्नाटा। अभी हमारे साथ में डॉक्टर अनिल जी बोंडे है, जो सरकार की लगातार खामियां दिखाए जा रहे हैं। हर चीज़ की कमी, जो काम हुआ वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कारण हुआ, उसके बाद में 2.5 साल जो जिसमें 2 साल कोरोना के कारण चले गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे जानते हैं कि अमरावती महानगर पालिका के चुनाव एकदम सामने समझो नज़दीक है। ऐसे में अमरावती में कोई भी, जितनी भाजपा की अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी एक सिंगल नेतृत्व तो नज़र नहीं आता। ये कमी पूरी करने के लिए पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किया? ठीक है, सरकार पे टीका करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद के पार्टी के पास यहाँ लीडर नहीं है, उसको किस नज़र से देखते हैं? और आने वाले चुनाव जो 11-12 तारीख की घटना हुई, क्या उसको इफेक्ट करेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद।